सनी चैन से सोना है तो जाग जाइए और इंडियन मीडिया आती दिखे तो भाग जाइए। आप मानेंगे नहीं इस हफ्ते क्या हुआ। नेता बोला फौजी को आतंकवादी की बहना, रिटायर हुआ कोहली और कमबैक कर रहे समय रैना, और डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की टैरिफ रोके और मोदी बोले पाकिस्तान को देना होगा पीओके। बड़ी खबर तो तब आई जब पता चला हरियाणा की यूट्यूबर कर रही थी पाकिस्तानी आईएसआई का काम। ऑपरेशन सिंदूर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बदल गया पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का निजाम। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। कुछ अपडेट से शुरू करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए एक हफ्ता हो चुका है और पाकिस्तान का सीज फायर वायलेट किए हुए भी लगभग उतना ही टाइम। और इस एक हफ्ते में ऑपरेशन सिंदूर अपने अगले फेज में पहुंच गया है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर पुलवामा और शोपियान में ऑपरेशन नादर और ऑपरेशन केलर को अंजाम दिया। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस, उनकी वाली गलती नहीं करना। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को संबोधित किया एंड दिस स्पीच मार्क्स एज वन ऑफ द मेजर शिफ्ट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। हिंदी में कहावत है ना कि पानी अब सर के ऊपर से जा चुका है। मैंने आज तक किसी भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किसी भी नेता को इतनी क्लियरली पाकिस्तान और को इंटरनेशनल स्टेज पे कॉल आउट करते नहीं देखा। मतलब आंखें दिखा के, उंगली उठा के एक पॉइंट पर लग रहा था कि आज तो मोदी जी के मुंह से गाली सुनी लूंगा मैं। Oh my God! इस बार भी 8 बजे आए। पिछली बार नोट बंद किए थे, इस बार मुंह बंद किए। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया। मोदी जी ने पाकिस्तान को 2 टूक 4 पॉइंट में अपनी बात कही। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे। गुजराती आदमी पहले धंधे को टारगेट करता है एंड दिस विल हर्ट पाकिस्तान। क्योंकि कितनी भी दुश्मनी चलती हो, बट पाकिस्तान एंड इंडिया आर नेबरिंग कंट्रीज। जब एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं दो देश, तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे ट्रेड रूट्स निकलते हैं। तो अगर आपको वो ट्रेड चाहिए तो दिल्ली से हाथ मिलाने के बाद मुंबई नहीं हो सकता। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, विच मींस इंडस वाटर ट्रीटी इज स्टिल इन अबेंस। अबेंस मतलब समझते हो? अबे पिछली बारी तो बताया था। अगर पाकिस्तान को ब्लीडिंग 1000 कट्स रोकने हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है। इनकी 80% इकोनॉमी उस पानी से चलती है जो हमारी धरती से आता है। कंगाली में आटा भी गीला नहीं हो पाएगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। Now this one is a major change in narrative, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स में हमेशा से पाकिस्तान कश्मीर को एज बार्गेनिंग चिप यूज करता आया है। अब विद आर्टिकल 370 कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और अब तुम पीओके पे बात करो। बेसिकली लेने के देने हो गए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान के एक एम्बेसडर है, उन्होंने कहा था कि भैया हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास पूरी आजादी है। ये इंडिया नहीं सहेगा। अब किसकी आर्मी ने कहां हमला किया, कौन जीता कौन हारा, ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूज सोर्स क्या है। पर जब ये सीज फायर हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया में एक थ्योरी सामने आई, और ये थ्योरी इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं मिला इसका। और थ्योरी ये है कि जब ये चल रहा था तो सम फोर्सेस, मे बी ये थी, अटैक्ड द न्यूक्लियर बेस इन नूर खान, जिसकी वजह से एक रेडिएशन लीक हो गया वहां पे। अमेरिका का एक प्लेन है जो उस एरिया में सर्कल करता मिला है, ये कंफर्म्ड है। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। देखो, पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर कहा जाता है, ये कोई छुपी बात नहीं है। इन्होंने हमेशा से कश्मीर में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए प्रॉक्सी फोर्सेस का यूज किया है। लश्कर ए तोयबा, ये जैश ए मोहम्मद वगैरह, ये ज्यादातर इनके जो बेस है ना वो वहां से ऑपरेट करते हैं और बहुत खुल्लम खुल्ला ऑपरेट करते हैं। जब वहां इंडियन अटैक हुए थे और टेररिस्ट मरे थे तो फ्यूनरल में इनकी आर्मी वाले खुद आए थे। कैसे कवर अप करोगे इसको तुम?
और प्रॉक्सी फोर्सेस तो फिर भी एक बहुत लिबरल टर्म हो जाएगा, ये बहुत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं और ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए भारत अब एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहा है वर्ल्ड वाइड, विच इंक्लूड्स पीपल लाइक शशि थरूर, सुप्रिया सूले, संजय झा एंड असदुद्दीन ओवैसी। ये जा के लोगों को बताएंगे पाकिस्तान की असलियत क्या है। नाउ एट दिस पॉइंट यू कैन से दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये नहीं है। की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है। फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। ऐसे में ताऊ वाला काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, आते ही साथ बोल दिया मैंने रुकवाया। समझौता किसने करवाया? मैंने। सीज फायर किसने करवाया? मैंने। न्यूक्लियर वॉर किसने रोका? मैंने। मैं पॉलिटिशियंस की उर्वशी रौतेला है ये। Teacher Swami Vivekananda. एंड यहां पर आप नोट करो दैट ट्रम्प्स अमेरिका डिड नॉट टेक अ स्टैंड विद द एलाई इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान को सेम पैमाने पे रखा। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड ओवर देखो तो पाकिस्तान के सपोर्ट में तो फिर भी टर्की आ गई, इंडिया के सपोर्ट में कौन सा देश ऐसा खड़ा हुआ? हमारी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत अच्छी थी ना, हर जगह हमारा तो डंका बज रहा था। जयशंकर को फर्स्ट रो में सीट मिल रही थी, ट्रम्प वॉशिंगटन में गोलगप्पे खा रहे थे। कहां है हमारा सॉफ्ट पावर? तो वो लड़का अगर तुम्हें दिख जाए ना, तुम्हें अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अमेरिका पहले जो कहता था ना कौन हो तुम, आज भी वही है। इसी बीच एक घिनौना बयान सामने आया मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी लीडर विजय शाह से, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ये कहा। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी एसी की तेजी करना हमारे जहाज से उनके घर आएगा। अब मोदी जी का नहीं सकते थे। एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिशियल को उनकी कौम को लेके ऐसा कुछ बोला गया है जो मुझे रिपीट करने में भी शर्म आ रही है। क्या हुआ भैया, देशभक्ति के दरबारी? दिक्कत नहीं है इसमें कुछ? वो शाह सरनेम से कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि भाई क्या अब क्या किस साइड का है। सेना की साख पर सीधा हमला था ये। कोर्ट ने इन पर एफआईआर करने को कहा है और हो ही जाएगी, अगले इलेक्शन में इनकी टिकट पक्की। इनफैक्ट ये ऑनलाइन टारगेटिंग, ट्रोलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग देख ही नहीं रहे कि किसके खिलाफ बोल रहे हैं। विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द फेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जब उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया तो उनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, उनको अपना अकाउंट लॉक करना पड़ गया। यार मतलब सोचो तो किसको बोल रहे हो? ये वो लोग हैं जिनके घर के पानी में भी तुम्हारे खून से ज्यादा देशभक्ति है। एंड दिस स्टार्टेड वे बैक बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, जब इनको टारगेट किया गया। जो पहलगाम में एक विक्टिम है, इन्होंने अपने पति खोया था। अगर इतनी अंदर नफरत गाली भरी है कि देनी ही है किसी को भी, तो शीशा ट्राई कर लो कभी। और अगर तुम्हें लग रहा है ये चंद लोग हैं, तो भाई भरे पड़े हैं ऐसे लोग। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो गाली देना और कम्युनल होने में डिफरेंस ही भूल जाते हैं, जैसे कि ये महारानी, नाम इनका पता नहीं, शर्मिष्ठा कुछ है, बस गाली वाली देने का काम है इनका। कंटेंट वैसा है कि बातें कम गाली ज्यादा है। और ये कंट्रोवर्सी में इसलिए आई जब उन्होंने ये बोला। पहले तो इनके डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में जाके आए थे वो। पता है इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। भारत की महानता यही है कि आप यहाँ पे ये बोल पा रहे हो। और जब भी धर्म की बात आती है, जो ऑलरेडी इतना सेंसिटिव मुद्दा हो गया है देश में, आपको जो बोलना है बोलो, गाली देके बोलना है गाली देके बोलो, पर एक लिमिट लाइन क्रॉस मत करो। ये मेरा नूपुर शर्मा के मामले में भी कहना था कि द प्रॉब्लम वाज नॉट व्हाट शी सेड, द प्रॉब्लम वाज द वे शी सेड इट। खैर गलती हो जाती है, इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है। इन्होंने अभी पब्लिकली माफी मांग ली है। हाल ही में हिसार पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, गोज बाय द नेम ट्रैवल विद जो ऑन यूट्यूब, इनको जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया। इन पर इल्जाम है कि ये इंडिया की जासूसी कर रही थी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रही थी। इसीलिए इन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं लगी हैं। जासूसी मतलब समझ रहे हो, प्रोडक्ट बेचते बेचते देश ही बेच दिया सीधा। लाइक, सब्सक्राइब, स्पाई। इन पर यह आरोप है कि कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत अपने कंटेंट के द्वारा पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज इंडिया में प्रेजेंट कर रही थी। और ये स्टार्ट कब हुआ? जब ये 2023 में एक बार पाकिस्तान गई थी और वहां जाने के लिए जब वीजा लेना था तो ये दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन गई और वहीं पर काम कर रहे एक पाकिस्तानी एजेंट से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात हुई, फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर जो इन्होंने किया, यूट्यूबर्स का नाम बर्बाद हुआ। आए हाय 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 आए हाय हाय। इनके अलावा भी 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब से एक 30 साल की विडो गुजाला, एक कॉलेज स्टूडेंट देवेंद्र सिंह ढिल्लन, मोहम्मद यमीन और हरियाणा के अरमान। और ये सारे के सारे पाकिस्तानी एजेंट की नेशनैलिटी पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियंस ही हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। यही होते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन में ग्राउंड स्टाफ। और कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन में ऐसे ही लोगों को पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक देश का एजेंट दूसरे देश गया, भेष बदल के रह रहा है जैसे मूवीज में दिखाते हैं।
लोकल लोगों को ही पकड़ा जाता है, कभी पैसे देके, कभी लालच देके, कभी हनी ट्रैप करके। लोकल वेंडर्स, कोस्टल मछुआरे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनको प्यादा बनाया जाता है। इनफैक्ट जो अरेस्ट हुए उनमें से एक ढिल्लन साहब, वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो जाके स्पाई करता था, जाके कैंटोनमेंट की फोटोज खींचता था, इंडियन आर्मी की कोई ऐसे एग्जीबिशंस होती थी तो उसकी फोटोज खींच खींच के बेचता था। और फिर ये यूट्यूबर, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, किसी के सगे नहीं होते। ज़्यादा बोल गया क्या मैं? बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने इंडिया को द मोस्ट फेवर्ड मार्केट बताया। रिपोर्ट के मुताबिक जो चाइना और अमेरिका में टैरिफ वॉर चल रही है उसकी वजह से इंडिया इज परसीव्ड एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, और इन्वेस्टर्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बढ़ते कंज्यूमर्स को इसका एक ड्राइविंग फैक्टर मान रहे हैं। मतलब इस टाइम पे इंडिया में बिजनेस ग्रो करने का एक वातावरण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट पे इंडिया अभी बहुत एक स्वीट स्पॉट पर है। अमेरिका चाइना का अपना ट्रेड वॉर चल रहा है, एट द सेम टाइम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में इंडिया में बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे। जो कहते हैं ना इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। और इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी में अगर आपको अपने बिजनेस का एक चैप्टर चाहिए तो उसमें आपकी हेल्प करेगा उडू। सबकी अपनी अपनी बिजनेस की नीड होती है, धंधे की रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका भी अपना बिजनेस होगा, आपकी भी अपनी बिजनेस नीड्स होंगी। और अगर नीड है तो उनको पूरा करने के लिए आप यूज कीजिए उडू, ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। याद है पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे आप उडू की मदद से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो। एंड डिजिटल इंडिया में धंधा चलाने के लिए वेबसाइट जरूरी है पर काफी नहीं है। भाई मैं चला रहा हूं, मुझे पता है, और भी कई सारी नीड्स होती हैं, अकाउंट्स मेंटेन करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, पता नहीं क्या क्या, छोटी बड़ी कई तरह की जरूरत पड़ती है। आप जानते हो बिजनेसेस में काफी ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्वमेंट होता है। माल के साथ साथ उसका बिल, इनवॉइसेस भेजना, आप क्लाइंट को कोरियर करोगे, वो कुछ दिन बाद पहुंचेगा, उसके कुछ दिन बाद वो रिसीव करेगा, लंबा और टीडियस प्रोसेस। इसलिए फिजिकली साइन, ठप्पा, स्टैंप नहीं लगाते। अब बिजनेसेस यूज करते हैं ई साइन, जैसे कि ई-केवाईसी होता है ना, वैसे ऑनलाइन हो जाता है। और अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए हैसल फ्री ई साइन यूज करना चाहते हो तो आपकी मदद करेगा उडू विद इट्स उडू साइन ऐप। बहुत सिंपल है, मुझे समझाने में मेहनत नहीं लगेगी, आपको समझने में तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी। बस अपना डॉक्यूमेंट उडू साइन पर अपलोड करो, फिर सारे साइनर्स की डिटेल डाल दो, जहां जहां जिसको जिसको साइन करने हैं। बस उनकी फील्ड्स को लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करो और मैंडेटरी भी मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ईमेल कोई नहीं भी दे तो चलेगा, पर डेट मैंडेटरी है। कहीं भी कभी भी साइन कर सकते हो, और चाहे जितनी भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो बना सकते हो, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए कहते हैं, या फिर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप बोलो यार धंधे में माहिर है पर कंप्यूटर इतना नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं, उडू का ऐप भी है और वेबसाइट भी है। और मोबाइल ऐप ने तो इतना आसान बना दिया है, पहले जिस काम में भाई दिनों लग जाते थे अब वो चुटकियों में हो जाता है। अब आप बोलो साइन करना कैसे है, तो भाई वो भी आसान है, डिजिटल सिग्नेचर ऑप्ट कर लो, वहीं के वहीं अपना साइन ड्रॉ कर दो, या फिर अपने सिग्नेचर की फोटो अपलोड कर दो, जिसकी जैसी श्रद्धा, कपूर वाली नहीं, वो बिजनेस वाली। और अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट पे एक से ज्यादा लोगों के साइन चाहिए तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जहां जिसके साइन चाहिए और जिस ऑर्डर में चाहिए वो भी लिखवा सकते हो। भाई मैं उडू से अपने दादाजी की वसीयत बनवा सकता हूं क्या? आपको कोई फिजिकल फाइल मेंटेन नहीं करनी, कहीं पेपर ढूंढने नहीं जाना, ये सेफ एंड सिक्योर सालों तक यहां रहेंगे। और सबसे बेस्ट चीज है रिमाइंडर का ऑप्शन। मतलब आपने किसी को माल भेजा, उसने फट से ले लिया, फिर आपने किसी को बिल भेजा, वो अपने बिल में घुस गया, आप परेशान। पर उडू साइन यूज करने से आपको बार बार मेल नहीं भेजना पड़ेगा, बार बार रिमाइंडर नहीं डालना पड़ेगा। इसी ऐप के अंदर रिमाइंडर शेड्यूल हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। जैसे ही सारी पार्टी साइन करेंगी, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉपर डिजिटल सर्टिफिकेट विद फिल्ड कॉन्ट्रैक्ट सबको मेल में चला जाएगा। भाई उडू सब कुछ ही कर रहा है तो मेरे लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ दे। और घबराने की बात नहीं है, उडू साइन सेफ है और वर्ल्ड वाइड 100% लीगल है, क्योंकि साइन करने के साथ एक एसएमएस ऑथेंटिकेशन होती है। मतलब ओटीपी आएगा तब वेरीफाई होगा। ओटीपी समझ रहे ना, वो सबको नहीं दिया जाता वो। तो अब आप बोलोगे हाँ वो सब तो ठीक है, कचड़ा सेट रोकड़ा बता, तो भाई ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उडू की एक ऐप आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहती है, फ्री कस्टमर सपोर्ट, फ्री होस्टिंग, अनलिमिटेड यूजर्स। और जैसे ही आपको बताया, उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। आपकी सारी बिजनेस नीड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वेबसाइट बनाना, इनवॉइसेस बनाना, अकाउंटिंग प्रोसेसेस करना, ऐसे ही 45 से ज्यादा ऐप्स है। 15 दिन के लिए आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर वाला भी ट्राई करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है उडू के साइन ऐप का। एक ऐप है, सारी ऐप्स का फायदा उठाना है तो सिर्फ 580 रुपए में, मतलब एक पिज्जा से भी सस्ता। और अब कुछ जरूरी खबर है जिन पर हम डालेंगे नजर इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इस हफ्ते सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट आए। मैं कितने आए थे? 60% बेल्ट पड़ा था। बेल्ट पड़ा। ये तो देखो हमारे टाइम की रियलिटी है। रिजल्ट वाले दिन बेल्ट लाठी और कोई भी इशू पे ध्रुव राठी कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों। पर अब ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि बोर्ड्स में साल दर साल ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट इस वाले रिजल्ट में 12वीं में करीब 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आए, और उनमें से भी 25,000 ऐसे थे जो 95% पार कर गए। अगर बात करें 10वीं की तो 2 लाख से ज्यादा बच्चों के 90% और 45,000 से ज्यादा बच्चों के 95% से ऊपर आए। कुछ सालों पहले से आज के टाइम पे कितने ज्यादा बच्चों के 90% आ रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि 12th में 2018 के टाइम पर लगभग 12,000 बच्चों के आए थे 95% से ज्यादा। इस साल वही नंबर अब दोगुना हो गया है। तो मतलब साला सबके ही मार्क्स आ रहे हैं, ये कैसा मार्क्सिज्म है? आजकल बच्चों के रिजल्ट देखो 90, 95, 98। वनडे मैच में स्ट्राइक रेट नहीं होता इतना। भाई एक टाइम हुआ करता था 90% पे अखबार में फोटो आती थी, आज के टाइम पे सैड होके व्हाट्सएप डीपी से फोटो और हटा लेते हैं। अब आप बोलोगे अच्छी बात तो है, ज्यादा बच्चों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, नहीं। When you look at it from a macro perspective, ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जब सेम ग्रेड है और करिकुलम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तब हर साल बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पैटर्न बेस्ड हो गए हैं। सबको पता है क्या है, कोचिंग जा रहे हैं बच्चे, रूट लर्निंग कर रहे हैं और ज्यादा एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जाम सेंट्रिक ज्यादा है, नॉलेज सेंट्रिक नहीं है। और फिर जब हर कोई ही क्लास में टॉप करने लगेगा तो जो कॉलेजेस होते हैं जो मेरिटोक्रेसी पे अपना एडमिशन लेते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी हाल ही में हुआ भी यही है कि बोर्ड्स के नंबर्स पे जो पहले कॉलेजेस एंट्रेंस लेते थे, अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम अपना खुद का CUET करेंगे। अब अगर आप कोई अच्छे कॉलेज जाना चाहो तो एक उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। एक और जो प्रॉब्लम आती है उसका एक टर्म है डिग्री इन्फ्लेशन। हर कोई ही टॉप करने लगेगा तो फिर टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बन जाएगा ना, समझे ना, क्रिकेट पगलू। इसी हफ्ते गवर्नमेंट द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या CRS का डेटा रिलीज हुआ। पता चला है कि 2019 के कंपैरिजन में 2021 में 26 लाख मौतें ज्यादा हुई। अब ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे तो 2019 और 21 में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। सोचो, याद आया? चाइना से आया था। नहीं, तुम एक वैक्सीन याददाश्त की भी लगवाओ फिर। अब अगर आप बोलो कि मौत की संख्या बढ़ने का कारण सिर्फ कोविड थोड़ी हो सकता है, इन 2 सालों में आबादी भी तो बढ़ी होगी तो उसके प्रोपोर्शन में डेथ्स भी ज्यादा हुई होंगी। गुड क्वेश्चन। पर अगर आप पॉपुलेशन इंक्रीज भी कंसीडर कर लोगे तो 2021 में 20 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं, जो उस टाइम की सरकार के दिए आंकड़े से 6 गुना ज्यादा है। और अब ये आंकड़ा भी खुद सरकार का ही है। इनफैक्ट जिस स्टेट में सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हुई है वो है गुजरात। 2 लाख मौतें हुई हैं, जो ऑफिशियल आंकड़ा इन्होंने बताया था 6,000 का, 33 गुना ज्यादा। गुजरात के साथ साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में भी अंडर रिपोर्टिंग हुई है। और ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि इन स्टेट में सच बोला गया, नहीं, यहां बस झूठ थोड़ा कम बोला गया। सफेद कपड़ा, ओ सफेद कपड़ा नहीं, सफेद झूठ। मैं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, डरूंगा नहीं। मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए जान भी दे सकता हूं। पर ये तो भैया आपको लाइक भी नहीं देते। और आज अब जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, व्हेन पीपल हैव मूव्ड ऑन, तब डेटा रिलीज करके बता रहे हैं कि भैया मौतें तो बहुत ज्यादा हुई थी। तब भी हुई थी, सबको पता था, बस सरकार ने नहीं माना। बड़ी बेशर्मी से डेटा रिलीज करके कह दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। मतलब 1 अरब की आबादी वाला देश लॉकडाउन कोविड से परेशान था, आपने बोला कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। फिर क्या मतलब, सिलेंडर लोग स्कूबा डाइविंग के लिए थोड़ी मांग रहे थे? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हो गया? फिर भी अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? जनगणना के लिए थोड़ी आया हूं, काम की बात पूछ रहा हूं। देखो, एक टर्म होता है TFR, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। ये बेसिकली ये बताता है कि एक स्टेट की महिलाएं ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। अगर TFR 2.1 है तो वो होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, मतलब कि इस पॉइंट पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहेगी। अगर TFR ज्यादा है इससे तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। जिस देश की आबादी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है उसका TFR बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आजादी के टाइम पे भारत का TFR 6 के करीब था। देखना कभी आप आपके दादा नाना की जनरेशन में 5-6 सिबलिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। मामा 1 मौसी 6। आबादी बढ़ी, यंग जनरेशन आई, एजुकेशन लेवल्स भी बढ़े और टाइम के साथ साथ इंडिया का TFR कम होता चला गया। और अब पता चला है कि आज 2025 में इंडिया का TFR 2 पर आ गया है। जैसे कि आपको बताया, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से कम है। भारत में दिल्ली और वेस्ट बंगाल का TFR सबसे कम है, 1.4। सबसे ज्यादा TFR है बिहार का, 3। बिहारियों को पता है टॉप कहां करना है, ये तो है। एक सेकंड, पर हम अचानक से फर्टिलिटी और पॉपुलेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दैट इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक।
देखो, किसी भी देश में वहां के सिटीजन की एज, जेंडर, हाइट, फिजिकल फीचर, ये सब डिसाइड करते हैं वहां की डेमोग्राफिक्स। और अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज, उम्र कितनी है लोगों की। आइडियली कंट्री की वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 15 से लेके 60 साल तक के लोग ज्यादा होने चाहिए, और उन पर जो डिपेंडेंट हैं यानी कि बच्चे और बूढ़े वो कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो भाई ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोग टैक्स बनेंगे, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया के केस में ये लागू होता है आज। और अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन घटने लगे तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिक्लाइन। अब अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हुई, बूढ़े लोग ज्यादा हो गए, तो दो प्रॉब्लम होंगी। पहली तो कंट्री की इकोनॉमी हिट होगी, क्योंकि भाई दफ्तर जाने वाले लोग कम हैं, अस्पताल जाने वाले ज्यादा, टैक्स कम, पेंशन ज्यादा। इंडिया में ऑलरेडी केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ये देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरे साउथ स्टेट्स जो हैं हमारे, उनका टीएफआर नेशनल एवरेज से कम आ रहा है अब। और दूसरी प्रॉब्लम जो इंडिया स्पेसिफिक है कि जब आपकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी तो उसके बिना पे जो रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो कम हो जाएगी। जैसे अभी डिलिमिटेशन होने वाला है, चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। और जब किसी देश का ये जो टीएफआर है ये बहुत कम हो जाता है, तब होता है पॉपुलेशन डिक्लाइन। मतलब दादाजी टाटा होंगे तभी तो लीव मिलेगी। देखो, वर्ल्ड ओवर कॉन्टिनेंट वाइज समझते हैं। यूरोप की पॉपुलेशन पहले पीक कर चुकी थी, अब वो डिक्लाइन पे आ रही है, वहां की आबादी कम हो रही है। अफ्रीका में अभी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया जो अभी अपने पॉपुलेशन पीक पर पहुंच गया है वो 2050 तक और पहुंचेगा, और वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगी इस सदी के एंड तक। लगभग 10 अरब की आबादी हो जाएगी जब दुनिया की, उसके बाद पॉपुलेशन कम होना शुरू होगी। पर कुछ कंट्रीज में अभी से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, यूक्रेन, चाइना। इन देशों का टीएफआर 1 से भी नीचे जा चुका है, और इसीलिए ये देश कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि जाओ भाई और करो बच्चे पैदा। साउथ कोरिया मिटरनल नहीं, पेड पेटर्नल लीव दे रहा है। चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी ले आया है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो 4 डे वर्क वीक रख रही हैं, ताकि भाई आप 4 दिन काम करो, बाकी के 3 दिन जाओ बीवी के साथ थोड़ा आराम करो। मतलब बीवी गर्लफ्रेंड जैसा भी उनके यहाँ चलता हो। और रशिया ने अपनी सेक्स मिनिस्ट्री खोल दी है, संभोग मंत्रालय। हाँ, सरकार को टैक्स नहीं, सेक्स चाहिए भाई। वहां पे पूरी सेक्स मिनिस्ट्री है, और जिसकी काम है अपने कि टाइम टाइम पे लाइट कट कर देंगे ताकि थोड़ा अंधेरा हो, कैंडल लाइट डिनर हो, और फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। क्यों मेरे को तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। इनफैक्ट इस पॉपुलेशन डिक्लाइन पे सबसे ज्यादा जो वोकल है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ये इलॉन मस्क। एंड मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता पॉपुलेशन डिक्लाइन इसका कंसर्न है या बहाना, क्योंकि फ्रंट फुट पे लड़ाई करते हुए 14 बच्चे कर दिए इसने। इलॉन मस्क का कहना है कि नॉट क्लाइमेट चेंज, नॉट एआई, नॉट रोबोट्स, बट पॉपुलेशन डिक्लाइन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। क्यों? इसकी थ्योरी है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। और अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो इसमें से 2 फैक्टर चले ही जाएंगे आपके। हालांकि लोगों का कहना है ये एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, इनकी रियल प्रॉब्लम कंज्यूमरिज्म है। मतलब इनको लोग कम नहीं, अपना कस्टमर कम होते दिख रहा। अब अगर आप एक पैटर्न देखोगे तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में टीएफआर कम होता है। अब इसके मोटे मोटे 3-4 रीजन है। पहला तो है इन्फ्लेशन, महंगाई। Inflation is rising. जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है वैसे वैसे कपल्स बच्चे पैदा करने से परहेज करते हैं कि भैया अभी बच्चे पैदा करो, फिर स्कूल में डालो, फीस की टेंशन, खिलौने मांगेगा, बड़े होगा तो स्कूटर मांगेगा, और बड़ा होगा तो बीवी मांगेगा। वो बीवी वाला कट कर देते हैं। दूसरा है पढ़ाई। कहते हैं कि एजुकेशन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इज अ वंडरफुल कॉन्ट्रासेप्टिव। आपने नोटिस किया होगा, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड भी है, कि जैसे जैसे ज्यादा लोग पढ़ लेके जाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो शादी करना नहीं चाहते। इसीलिए जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता है टीएफआर कम होता है। करियर और फ्रीडम के चक्कर में लोग शादी नहीं करना चाहते आजकल। नॉट दैट बच्चों के लिए शादी करना जरूरी है, बट आई मीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमी आर डिफरेंट, नो? कैसी बैकी बातें कर रहे हैं यार। इस चीज का क्लासिक एग्जाम्पल है साउथ कोरिया। वहां पे लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं, वो अपने में खुश हैं। इनफैक्ट बच्चों से ज्यादा लोगों के पास पेट डॉग्स हैं। इन देशों में लोग डिंकवाद से नहीं, डिंकवाद से परेशान है। अब आप पूछो डिंकवाद क्या है? डिंकवाद होता है डबल इनकम नो किड विद अ डॉग। शादी करनी है, मजे करने हैं, बच्चे नहीं करने, पर शैडो तो मेरा बेटे जैसा है। चलिए अब थोड़ा कोर्ट कचहरी चलते हैं। चिंता मत करो, मेरे पे किसी ने एफआईआर नहीं की है, मैं बस न्यूज बता रहा हूं जिसके चक्कर में एफआईआर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है दैट क्लियर एंड अनहिंडर्ड फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया व्हिच द स्टेट्स एंड अथॉरिटीज मस्ट सेफगार्ड बिकॉज इट कम्स अंडर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी, हिंदी में बताता हूं।
दरअसल मामला था रोड एक्सीडेंट में विक्टिम्स के ट्रीटमेंट में डिले का, जहां कोर्ट ने यह पाया कि फुटपाथ पर अतिक्रमण या भरे होने के कारण लोगों को रोड पर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। एक सेकंड, बट एक्सीडेंट तो फुटपाथ पर सोते हुए भी हो जाता है। खैर, इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ जो बने हुए हैं वो लोगों के लिए अवेलेबल भी होने चाहिए। अगर कोई फुटपाथ पे फुट नहीं रखेगा तो वो रोड पे फुट रखेगा, तो कार का टायर उसकी फुट पे फुट नहीं रख देगा। आई मीन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू नो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन एक दिक्कत भी है, अगर ये फुटपाथ से टपरी हटा देंगे तो देश के सबसे गहन मुद्दों पे चर्चा कहां होगी? न्यूज चैनल पर। भगोड़े अरे भगोड़े। खैर, फुटपाथ पर ना चलने से अब शादी के ना चलने की समस्या पे आते हैं। ये और बड़ा इशू है। आपको पता होगा आजकल देश में मैरिज रिलेटेड लॉस का कितना मिसयूज हो रहा है। उसी पे हमने भी 2-3-4 वीडियोस बनाई थी। लोग आगे खड़े होकर बोलने लगे अरे ये तो मिसोजिनिस्ट है। मैं पता नहीं यार दोस्तों, इल्जाम ऐसा लगाओ ना जिसकी स्पेलिंग आती हो मुझे, और यही इल्जाम अब लगाओ सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि अब कोर्ट ने भी माना है कि देश में डाउरी लॉस का मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लीगल सिस्टम में कुछ लॉस का मिसयूज हो रहा है, जिसको लेकर कुछ पत्नियां अपने पति और उनके रिश्तेदारों को प्रताड़ित करती हैं। और जब इतने गंभीर कानूनों का इतने भारी मात्रा में दुरुपयोग होता है तो बहुत सारे केसेस की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि 498A में क्रूएलिटी का इस्तेमाल बड़े क्रूएलिटी से होता है। ये वाली वीडियो देखोगे तो पता चलेगा इट्स नॉट जस्ट 498A, इट्स अ पैकेज ऑफ 5 लॉज। सिर्फ ऐसा बोल दो कि नहीं दहेज भी लिया है, प्रताड़ना भी की है, पीड़ित भी हुए हैं और अननेचुरल भी था उसमें, ये सारे लॉज एक साथ लगाए जाते हैं। और चूंकि ये जो आरोप होते हैं, इनमें जो धाराएं लगती हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होती हैं, नॉन बेलेबल होती हैं, तो बिना किसी पूछताछ के जो लड़का पक्ष होता है, लड़के को, उनकी पूरी फैमिली को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इन मेनी केसेस 2 साल पहले शादी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बुआ जी पे मारपीट का आरोप लगा दिया, वो खुद 10 साल से इंडिया नहीं आई है। इन मेनी केसेस उन जनों का नाम लिखवाया गया है FIR में जो कई साल पहले इस दुनिया से ही अलविदा कह चुके हैं। मतलब क्या लॉजिक है? अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट से खाना खराब आया है तो मैनेजर से रिफंड मांगोगे ना, पूरे स्टाफ पे अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी लगा दोगे। टॉकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देश को इस हफ्ते मिले अपने 52nd चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई AKA BR गवई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CJI ऑफ इंडिया। इनकी स्पेशलिटीज कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, तुमको पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के एग्जाम में। ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं। 23 नवंबर तक इनका कार्यकाल चलेगा, लगभग 6 महीने के आसपास। कई सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आए थे जिसका ये पार्ट थे। फॉर एग्जाम्पल, अपहोल्डिंग ऑफ आर्टिकल 370, डीमोनेटाइजेशन एंड स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इनफैक्ट ये उस बेंच में भी शामिल थे जिसने बुलडोजर एक्शन को रोकने के आदेश दिए थे। ये कैसे इंपैक्ट प्लेयर हैं जो दोनों साइड इंपैक्ट कर रहे हैं। भाई कोर्ट के मामले में बहुत तमीज से बात करनी पड़ती है। देखो, गर्मियों में पहाड़ों की ट्रिप सेहत और इंस्टाग्राम दोनों के लिए जरूरी होती है, पर अभी रील बनाने से पहले थोड़ी रियलिटी चेक ले लो। द हिमालयन क्लीनअप रिपोर्ट ने जम्मू से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ों में मिलने वाले प्लास्टिक वेस्ट का एक ऑडिट किया और पाया कि इसमें से 71% ऑफ द वेस्ट इज नॉट रिसाइक्लेबल। अभी जो ज्यादातर प्लास्टिक वेस्ट है, लिटरिंग है, ट्रैश है, जो पहाड़ों पे पड़ी हुई है, ये कोई बहुत बड़े प्लास्टिक नहीं है। ये छोटे छोटे सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, ज्यादातर खाने पीने के सामान। यही तुम्हारी मैगी, लेस, कुरकुरे, वाई, स्टिंग, कोक और क्या क्या खाते पीते हो तुम वहां पे, सिगरेट। द मेजॉरिटी ऑफ ट्रैश इन्हीं चीजों का है। आप जाते हो, एंजॉय करते हो, पर जो छोटी छोटी आप खाने पीने के सामान है ना, जो आप उसके पैकेट वैकेट फेंक देते हो, वो पहाड़ों पे बहुत बड़ा वेस्ट का अंबार बना रहे हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चीज पॉल्यूट करती है वो है सिगरेट बट्स एंड गुटखे के पैकेट। अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली तो जनता की, जो जगह जगह फैला देते हैं, उनको बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है, और उस पे भी कोई जाके टोक दे तो उसी पे जाके मुंह चलाने लगते हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो लड़की याद है, You say dustbin ही नहीं है। This is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah. पर जनता का माइंडसेट चेंज करना बहुत लॉन्ग टर्म का काम है, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरे जो कल्प्रिट्स हैं वो हैं कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट। ये दोनों कंबाइंड मशीनरी है, क्योंकि इन्होंने सफाई की जिम्मेदारी जो है वो जनता पे डालती है कि भाई तुम कचरा हर जगह मत फेंको, पर तुम कचरा बना ही क्यों रहे हो? तुम रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट पैकेजिंग में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे? ना गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है और कॉर्पोरेट तो इनिशिएटिव ले भी नहीं रहा। चलिए देश से चलते हैं विदेश की ओर। टाइम फॉर सम इंटरनेशनल न्यूज। बिजनेस के लिए एक बढ़िया खबर, चाइना और अमेरिका के बीच टैरिफ विराम हो गया है। पिछले ही हफ्ते दोनों देशों ने एक दूसरे पर जो टैरिफ लगाए थे उसको 115% से कम कर दिया है, और इसका असर मार्केट पर भी देखने को मिला। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो कि अरे यार ये तो इनका कोई भरोसा नहीं है, फिर टैरिफ लगा दिया, तो 90 दिन का एक ट्रूस भी हुआ है। इसके बीच बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में और एक दूसरे पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। बट दिस इज स्टिल नॉट द बिगेस्ट ट्रम्प न्यूज दिस वीक।
मिडिल ईस्ट की ओर चलते हैं। बीते हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया में सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शरा से मिले और मीटिंग के दौरान सीरिया पर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे उनको भी हटा दिया। नाउ दिस माइट सीम लाइक अ वेरी नॉर्मल मीटिंग अंटिल यू नो द हिस्ट्री। दिस मैन अहमद अल शरा, जिनसे ट्रंप हाथ मिला रहे हैं, जिनको फॉर्मली बोला जाता था अल जौलानी, कुछ ही समय पहले तक अमेरिका इनको अल कायदा टेररिस्ट बोलती थी। अब अगर आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो तो समझ लो दोस्त, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का निजाम ही कुछ ऐसा है। कंट्रीज लाइक सीरिया, इराक, दीज आर प्रॉक्सी वॉर जोन्स फॉर बिग कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड रशिया। पिछले कुछ दशकों से सीरिया में रशिया और ईरान बैक्ड बशर अल असद की सरकार चलती थी, जिसको अमेरिका स्पॉन्सर बोलता था, और उसके चलते अमेरिका ने सीरिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी लगा रखे थे। फिर तख्ता पलट होता है, बशर अल असद की सरकार जाती है, ये अल शरा आ जाते हैं, जो पहले अमेरिका के हिसाब से थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब सैंक्शंस भी हटाए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग भी कर रहे हैं, ट्रूप्स विड्रॉल भी होगा, अब सब बढ़िया है, सब चंगासी। और यही है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी इन अ नटशेल। कोई किसी के लिए मिलिटेंट टेररिस्ट है, कोई किसी के लिए फ्रीडम फाइटर है, कोई किसी का एलाय है, कोई किसी का एनिमी है, और अपने अपने फायदे के हिसाब से ये सब बदलता रहता है, बदलते रहता है, उलट पुलट चलता है। And talking of terrorism, the next big news is from Pakistan. बीते हफ्ते बलोच लीडर्स ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका प्रोविंस अब पाकिस्तान का पार्ट नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना जाना चाहिए, जिसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान। बलोच लीडर ने इसी को लेकर यूएन से रिकॉग्निशन मांगा है, भारत से बोला है कि भैया हमारी एम्बेसी खुलवा दो, फिर पासपोर्ट और करेंसी इशू करने की भी बात कही है। एंड इफ यू डू नॉट नो अबाउट बलोचिस्तान, दिस इज पाकिस्तान का पेन पॉइंट। आज का जो पाकिस्तान है उसके 4 रीजन है, बलोचिस्तान, केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। और जब भी पाकिस्तान की बात हो रही होती है तो ज्यादातर पंजाब रीजन की बात की जाती है, केपीके थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, और सिंध और बलोच लोगों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है। इनफैक्ट 1947 में जब आजादी हुई थी तो बलोचिस्तान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उनको कहते थे कलात, और माना गया था कि कलात को एक अलग तरीके से एक अलग देश माना जाएगा, इंडिपेंडेंट नेशन माना जाएगा। फिर बाद में धोखाधड़ी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अपना अंडर हिस्सा बना लिया। एंड दिस बलूचिस्तान, विच इज more than 40% of Pakistan's land mass, is very rich in resources। जो पाकिस्तान के मिनरल्स हैं, गैस है, एनर्जी है, जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोस्ट लाइन ज्यादातर बलोचिस्तान में पड़ती है। और सबसे दुख की बात यह है कि बलोच लोगों को ही सबसे दूर रखा गया है। बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान का भी सबसे पिछड़ा इलाका है। इनफैक्ट एक बड़ा फनी सा कहावत है आजकल कि पाकिस्तान पेट से है, बलोचिस्तान कभी भी निकल सकता है। अगर आपको इस टॉपिक पर पूरी हिस्ट्री जाननी हो तो नीतीश राजपूत की पूरी वीडियो है इस पर, आप जाके देख सकते हो, और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि पाकिस्तान ने नीतीश राजपूत का चैनल ही बैन कर दिया था अपनी कंट्री में। एंड नाउ शेयरिंग विद यू हफ्ते की सबसे वायरल वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली वायरल वीडियो रही मुंबई से, जहां एक कपल ने डोमिनोज मंगाकर डी मनोज वाली बात कर दी। हरियाणात जाऊन राहायचं, क्यों? मराठीत नहीं येत ना इथे, बट क्यों? जबरदस्ती मराठी बोलने का, पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे बोलतो मराठी बोलो वरना पिज्जा के पैसे नहीं देंगे। भाई मराठी और पिज्जा का क्या लेना देना, वड़ा पाव आज से तर समझू सकते हो। अब आप रिसेंटली देखना, ये कर्नाटका वाली बीमारी अब महाराष्ट्र में बहुत फैल गई है कि मराठी बोलने के लिए लोगों को फोर्स किया जा रहा है। और जितने भी केस मैंने देखे हैं ये एमएनएस पार्टी के वर्कर हैं, क्योंकि इलेक्शन में कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, सीट आ नहीं रही, वहां शिवसेना और कांग्रेस ही चल रही है, तो यहाँ क्या करेंगे, कुछ तो मुद्दा उठाएं। दूसरी चीज नोटिस करना, हमेशा कोई डिलीवरी बॉय या तो कोई ड्राइवर, बैंक एम्प्लॉय, हमेशा निचले तबके के लोगों को परेशान किया जाता है कि तुम बोलो वरना तुम्हें परेशान किया जाएगा। यही कोलाबा में जाके, बैंड्रा में जाके हरकतें नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि वहां पढ़े लिखे टैक्स कनेक्टेड लोग हैं, इनके पॉलिटिकल लीडर से पैड उनकी है। ये मराठी बोलने को कहेंगे, वो अंग्रेजी में ऐसा झाड़ देंगे, इनको समझ में आ जाएगी। कम ऑन एमएनएस यार, इतने बाला साहब ठाकरे की आपकी लेगेसी है, क्या कर रहे हो। मुंबई में जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चलती है वहां ये सब दीज इश्यूज डोंट रेजोनेट विद द पब्लिक। थोड़ा बहुत वोटर बेस बचा है, वही खोदोगे। पिछले हफ्ते किल मूवी का सीक्वेंस रिलीज हुआ, ये देखो। क्यों आऊं नीचे में? भाई कहाँ किसके खींच रहा है तू? ये है यूट्यूबर विशाल शर्मा, जो हेमकुंड एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे, और इन्होंने ट्रेन में एमआरपी से महंगा खाना और डुप्लीकेट पानी बिकने की कंप्लेंट आईआरसीटी से कर दी। कंप्लेंट रजिस्टर हुई और कार्रवाई कर दी पेंट्री वालों ने। क्या मुझे बताओ ना, मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना आपकी, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेंट। ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई कोई ऊपर वाली बर्थ में फिट नहीं हो पाता, उसने घुस के घुसंड मारी है।
खैर अथॉरिटीज ने बाद में एक्शन लेते हुए केटरर्स पर 5 लाख का फाइन ठोका और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि रेलवे अपने ही खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रही है, तो शायद आपको पता ना हो, पर होता क्या है कि जो ट्रेन के पेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये रेलवे हैंडल नहीं करता, ये आउटसोर्स होते हैं टू लोकल वेंडर्स ऑफ द सिटीज इन द रूट। मान लो अगर कोई ट्रेन चंडीगढ़ से बैंगलोर जा रही है तो दिल्ली के, आगरा के, झांसी के इनके वेंडरों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप भैया पेंट्री में खाना बेचो, और चेक्स के सिस्टम्स बनाए जाते हैं कि गुणवत्ता मेंटेन रहे। और यही वेंडर पेंट्री बॉय चलाते हैं, इनको भी लगता है कि यार 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा लें। इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ, चाय आइडियली 8 रुपए की बिकती थी रेलवे में, बट आप कभी भी ट्रैवल करो 10 रुपए की चाय देंगे आपको, वो 2 रुपए वो स्टैंडर्ड रेट हो गया था, उसमें किसी ने बोला। लेकिन रेल नीर है भाई, वो रेल नीर की बोतल 15 रुपए में ही बिकती है ज्यादातर लोग, लेकिन 20 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि भैया और पूछ लो कुछ कह दो तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप एक यात्री हो। एक और प्रॉब्लम बड़ी आ गई थी रिसेंटली रेलवे में कि वो यूपीआई पेमेंट नहीं करने देते थे। आप उनको कैश दो सारा का सारा, अगर आप बोल दो यूपीआई कहां, तो क्यूआर कोड ही छपा देंगे कि हम पे तो है ही नहीं, क्या कर लोगे अब तो। रेलवे सिर्फ ट्रेनें चलाती है, प्लेटफॉर्म मेंटेन करती है, वहां पे किसकी दुकान खुल रही है, कौन पेंट्री संभाल रहा है, कंबल चद्दर धोना कैसे, इन सब के टेंडर निकलते हैं और बाकी के वेंडर देखते हैं, और वही ये सब घपलेबाजी करते हैं फिर। अच्छा, अगर तुम्हें लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के बाद हमारे न्यूज चैनल बहुत ज्यादा गए गुजरे हैं, बहुत शर्म आ रही है तुम्हें, आनी भी चाहिए, पर एक बार थोड़ी तसल्ली के लिए पाकिस्तानियों के न्यूज चैनल देख लो। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अरे अंजना ओम कश्यप लाइट, अब तुम्हें ब्लैकआउट का मतलब कौन समझाए? हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, वो तुम्हारे हैकर का निजाम नहीं है, वो हमारी बिजली विभाग का निजाम है। टेक्नोलॉजी में अगर इतने ही एडवांस होते ना तो आपके झंडे में जो चांद है उस पर पहुंच गए होते अब तक। और एंकर जर्नलिज्म तो करते नहीं है, ये तो हम अपने वालों से ही सीख गए। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, आप बिल्कुल सही हो, आपके हैकर्स ने साइबर अटैक्स किए थे हमारी वेबसाइट्स पर। 15 लाख अटैक हुए थे, बट पता सक्सेसफुल कितने हुए? 150, 0.0001 प्रोबेबिलिटी, सिर्फ 150। इंडिया पाकिस्तान मैच में आपकी टीम का टोटल नहीं होता इतना। या तो विन है या तो लन है। पहली खबर है यूपी के गोरखपुर से। यहां कुछ लोग एक मोटे आदमी को मोटू मोटू कह के चढ़ा रहे थे। वेरी रॉन्ग। बाद में जाते वक्त उस मोटे आदमी ने इनकी कार के पीछे अपनी कार लगाई और बाहर निकलकर गोली मार दी। मोटा कहने पे गोली मार दी? मैं तो कह ही रहा हूं गलत हुआ। भाई उन पे तमाचा चलाता फिर भी ठीक था, इसने तमंचा ही चला दिया। एंड जोक्स अपार्ट, बहुत सीरियस मैटर है। सीएम योगी के शहर में आप ऑफेंड होने पे ऐसे किसी पे गोली नहीं मार सकते। बुलडोजर चलाओ। क्या करते हो? अगली खबर है हैदराबाद से। कुछ समय एक हॉस्पिटल में सीईओ रहने के बाद एक महिला डॉक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेची ताकि वो कुछ फंड्स इकट्ठा कर सके। पर फिर उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि ये दवाई बेच नहीं सूंघ रही थी। हाँ, इसने अपनी प्रॉपर्टी कोकेन खरीदने के लिए बेची थी। इतनी बड़ी एडिक्ट थी कि दिन में 1 नहीं 2 नहीं कई बार, लगभग 10 बार कोकेन लेती थी। जितनी बार आप स्मोक नहीं करते उतनी बार ये स्नॉट कर लेती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अस्पताल में पहले एक हाई पोस्ट पर थी, फिर बस हाय। यूजुअली डॉक्टर्स ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इसने सब्सक्राइब कर रखे थे। और इस सेगमेंट की स्पेशलिटी हर बार की तरह इस बार भी देखते हैं कुछ शादी और बर्बादी। यूपी के जालौन में एक शादी में सब बढ़िया से चल रहा था, बारात आई, जयमाल हुई, रिबन कटाई सब, लेकिन जहां शादी शांति से हो जाए वो यूपी किस बात का? यूपी आई लव यू। मंडप पर दूल्हे की दुल्हन भी आ गई, पहली वाली। हाँ भाई, इससे पहले दूसरी बनती, पहली बीवी बच्चा लेके आ गई और बोली हमसे ब्याह किया हुआ है, साथ में एक बच्चा भी है, पुरानी किस्त भरे बिना नया लोन ले रहा है ये। फिर क्या, शादी करना तो दूर, लड़की वालों ने दहेज का केस और डाल दिया इस पर। अगली खबर है हरियाणा प्रांत के भुज इलाके के दरभंगा से। समझ जाओगे। एक 21 साल की लड़की की शादी हुई 1 बार 2 बार, बार बार 12 बार। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? गुजरात में काजल, हरियाणा में सीमा, बिहार में नेहा, यूपी में स्वीटी और पुलिस रिकॉर्ड में डाकू दुल्हन। डाकू दुल्हन यानी कि वो कन्या जो अलग राज्य में जाके लड़के फंसाती थी, उनसे ब्याह करती थी और उनके पैसे लूट के एक अलग राज्य में चली जाती थी। सब कंफ्यूज थे कि ये कौन है। बाद में पता चला कि ये कौन है। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं ये कौन है। इंग्लिश वाला ठग। पहले अग्नि को साक्षी मानकर चक्कर काटे जाते थे,
फिर लड़की खुद रफू चक्कर हो जाती थी। अगली खबर के लिए चलते हैं जापान, जहां पर एक लिव इन कपल के बीच में कुछ इनसिक्योरिटीज थी। लड़की को शक था कि लड़का कहीं बाहर मुंह तो नहीं मार रहा। वो चाहती थी कि प्रॉब्लम को जड़ से ही काट दिया जाए, इसलिए उसने काट दी लड़के की उंगली 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 उंगली। उसको लग रहा था कि लड़का कहीं और प्रपोज करेगा, रिंग पहनेगा। सही है भाई, उसको रिंग को लेकर इनसिक्योरिटी थी, उंगली काटी। अगर मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारा ही गंदा दिमाग है। ट्रस्ट का मामला सिर्फ जापानी लड़कियों का नहीं, चाइनीज लड़कों का भी है। ह्यूमर भी है मोमेंट। फर्ज करो तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर लड़की से बात होती है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती है, कहती है कि मेरा पहला बॉयफ्रेंड है। तुम कहते हो ठीक है, क्यों ना हम अपने प्यार को एक नए मुकाम तक ले जाएं। तुम उसको पास वाले एक होटल लेके जाते हो। होटल वाला लड़की की आईडी मांगता है, पर वो अपना पर्स भूल जाती है। तो डिजिटल शेयर कर दीजिए, मैडम वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। मैडम वाईफाई खोलती है और वाईफाई ऑटो कनेक्ट हो जाता है। रन। यही हुआ चाइना में। लड़का लड़की को होटल में लेके गया, वहां होटल का वाईफाई लड़की के मोबाइल से ऑटो कनेक्ट कर गया। ब्रेकअप। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो होगा। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। सत्तर में क्या जोड़ा कि 17 परसों क्या बना था मटर, अब क्या बनेगा मटर मटर मटर। सवेरे रोटी भिंडी, दोपहरिया भात दाल भिंडी, रात में भिंडी 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 भिंडी। मम्मी जितना भिंडी निपटाती पापा फिर तोड़ ले आते। भाई स्टोरी ऑफ एवरी इंडियन होम। भाई मेरे यहाँ बनती है आलू टमाटर की सब्जी। इतनी आलू टमाटर की सब्जी बनी है भाई, कसम से आलू से इतनी नफरत हो गई, मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं खाता हूँ अब। आलू टमाटर आलू टमाटर आलू टमाटर रोटी, आलू टमाटर रोटी। अरे कुछ और बना लो यार। अब फिर यही खाना पड़ेगा रोज के रोज। फालतू में मिडिल क्लास को रोमांटिसाइज किया जाता है, ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता खाने में यहाँ पे। सही बता रहा हूँ, सब्जी से ज्यादा पूरे सीजन में अचार में मिल जाता है ऑप्शन। आम का अचार, मिर्च का अचार, वो टिंडे का अचार। वो खाया है तुमने? अरे एक आता है एक टांट का अचार, बहुत लगता वो। मुंह में पानी आ गया भाई मेरे। आज भिंडी ही बनी है। देखो आई लव भिंडी। भाई भिंडी मुझे बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगती है, कसम से। भिंडी ज्यादा ओवररेटेड मैंने सब्जी नहीं देखी आज तक। पता नहीं क्या है यार उसमें, मतलब ठीक होती है, अच्छी होती है, नो लाइक बैड थॉट्स अबाउट भिंडी, बट ओवररेटेड बहुत ज्यादा है। जैसे दाल है, दाल का मतलब दाल चावल मजा आता है कि यार जिंदगी भर भी खा सकते हैं वो वाला। भिंडी के साथ वो फीलिंग नहीं आती। भिंडी कभी कभी देख के लगता है फिर भिंडी। ब्रो केप्ट गेटिंग वर्स। अरे भाई क्यों भड़क रहा है? अरे भाई रोज की लड़ाई, तुमने मेरे पीरियड मिस करा दिया, तुमने मेरे पीरियड मिस करा दिया है। उसको प्रेग्नेंट कर दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसके क्लासेस बंक करा दिए थे। ओह हाँ, तो स्कूल से नोटिस आ गया उसको। कहाँ से नोटिस? और तुम्हें क्या लगा था, मेंस्ट्रुएशन वाले पीरियड? हाँ मुझे तो वही लगा। अरे नहीं उसके स्टार्ट नहीं हुए। स्टार्ट नहीं हुए? अरे मतलब लड़कों के थोड़ी होते हैं। अरे भाई इट केप्ट गेटिंग वर्स भाई। अरे भाई माय एंजाइटी ड्यूरिंग दिस वीडियो, my expectations in Viva, what I practice, it's for them to count. Job is to hit the target, not to count the body count. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. It's kind of a center of gravity. Center of gravity. ये पाकिस्तानी आर्मी की भी इंग्लिश में झोल है बे। इट्स काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिजिक्स आ गई भाई इस चीज में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइक पनीर एंड रायता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हाट वन यूनिक थिंग सेड बाय पाकिस्तान फोर्सेस। टीचर राइट एन एसे ऑफ अबाउट 3000 वर्ड्स। मी ट्राई टू कंप्लीटिंग 3000 वर्ड्स। You may print anything. You may put anything to print. And you may choose not to put it to print. It may not be in print, but it will be in print one day. The truth will be printed because it must be in print. Control. ये है मीडिया की आंसर इन ब्रीफ 10 मार्क्स। ये भी ठीक है। अरे अर्नब गोस्वामी की ऑन दैट नोट पैरोडी बनाई है पाकिस्तानियों ने। देखो दिखाते हैं। I'm not going to respond any of your nonsense. I will not respond that. I will keep my voice down. I will not respond to it. Gentlemen, I'm going to call upon General Bakshi. Bakshi, enough. Enough, General Bakshi.
अब तुम अगर लग रहा है कि अरे यार ये तो मजाक उड़ा रहे हैं, भाई मजाक ये नहीं उड़ा रहे, ये बस मजे ले रहे हैं, मजाक तुम्हारे वालों ने उड़वाया है तुम्हारे। देश संकट में है। एज एन इंडियन आई शुड बी एनरिच्ड बट डोंट नो व्हाई एम आई लाफिंग। क्या बताए भाई। दिस नीड्स टू गो वायरल इन इंडिया। इधर आ जनरल बख्शी, मोस्ट फ्रेंडली इंडियन एंड पाकिस्तानी कंबाइंड कमेंट सेक्शन एवर। बात तो सही है। नहीं अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या लोकेशन मत बताइए पर बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। जी मैं अपनी जानलेवा बीमारी का नाम तो नहीं बता सकता, एड्स की भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती है। हाउ डू दिस पीपल टेक देयर मीडिया सीरियसली? ये कोई पाकिस्तानी है जो पूछ रहा है और 10,000 इंडियंस एग्री कर रहे हैं कि हाँ यार बात तो सही है। ऐसा क्या है इनमें जो हम इनको सीरियसली ले रहे हैं? आई कांट कमेंट दिस बट आई लाइक योर कमेंट। लोकेशन ना बताइए, लोकेशन मैं बताऊंगा। चलता फिरता कार्टून नेटवर्क, अरे पाठशाला है उसकी, बेटसूम से ना हो पाएगा। सर्कस है पूरा मीडिया। भाई पाकिस्तानी जो कमेंट में मजे ले रहे हैं, क्या करें अब तुम बोलोगे यार पाकिस्तानी कमेंट। अब तुम आए न्यूज एंकर को देखो ना, चारा तो वही दे रहे हैं उन लोग को आगे नहीं। सॉरी ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ। अपनी वालदा लिबाना, शी इज माई मदर, शी इज नॉट केयर माई पर्सनली, माई फादर इज वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस। जैसी अंग्रेजी बोल रही है रिजवान की लग रही है मेरे को तो। हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। डोनाल्ड ट्रम्प की बिटिया, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, वो अपनी कोशिश कर रही है, सीधी प्रेसिडेंट की ये बेटी बन गई बहन। माई फादर इज अ वेरी हार्ड पर्सन, यही बोला उसने। डोनाल्ड ट्रम्प इज अ हार्ड पर्सन। That improvised accent. She is not care personally my father. अगर तुम बोलो डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी हो तुम शाबाश शरीफ वाली इंग्लिश नहीं बोल सकती बेगम। ऐसा नहीं चलता। मोहतरमा क्यों बेगम है वो, तुम्हें क्या पता? हाँ तो हो सकता किसी की कल उठ के कह दे वो ब्रेटली की वाइफ है, मैं क्या करूं? डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी बनी गई है। जेरेड कुशनर, पता नहीं है दोस्तों, कुछ होता होगा कोई बड़ा आदमी। सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। मोदी जी से कह रहे पायलट से सीख तो पता नहीं यार, या थ्योरी तो ले रहा है, प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, रुक जाओ पाकिस्तान से लड़ाई करवाता हूँ। पाकिस्तान मिलाई सीखने के लिए हम ही मिले थे। ही एंड पुतिन आर टू कूलेस्ट लीडर एवर। यार ये तो है, मोदी कूल तो बहुत है, मतलब कुछ भी कहीं भी ऐसे जाएगा तो बोलेगा कि हमारे बच्चा बर्थडे पे पबजी वाला है क्या, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था। अगला मीम नहीं है, अगली एक रिक्वेस्ट है कि भैया यहाँ तक देख लिया हो, हर हफ्ते देख रहे हो, लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। एक लाल बटन दबाने में क्या जाता है तुम्हारा, समझ में नहीं आता। पर प्लीज़ यार दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया कुछ इंप्रूव कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, और डिसलाइक भी कर सकते हो। ऐसी और खबरों के साथ न्यूज़ विद एंटरटेनमेंट मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, किसी के साथ वीडियो शेयर कीजिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वन मोर एपिसोड डन।